हेलो फ्रेंड्स, सीटेड क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए साइंस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये वो प्रश्न हैं जो सीटेड प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। यहाँ से आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, बहुत सारे संप्रत्यय का हमें ज्ञान हो सकता है जो साइंस पेडागोजी के अलावा मैथ्स पेडागोजी या फिर अदर पेडागोजिकल क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। तो अगर आप वीडियो को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आगे वीडियो को आगे देखने से पहले आप एक पेन और पेपर आप लेकर के बैठ जाएं और जो भी प्रश्न आपको दिखेगा स्क्रीन पे वो आप सबसे पहले खुद अटेम्प्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल है, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं के विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि अगर आपको विद्यार्थियों के अंदर शोध कार्य को से संबंधित दक्षता का विकास करना है, रिसर्च ओरिएंटेड स्किल से रिलेटेड बच्चों के अंदर स्किल को जो है डेवलप करना है, तो कौन से पाठ का चुनाव करना उचित होगा, सबसे बेहतर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है, जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करेंगे या जिसे वह सोचती है ना, वो उसको महत्वपूर्ण समझेंगे, या जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित है और पाठ्यक्रम का भी एक भाग है, या फिर पाठ्यक्रम में जो दी गई पाठ्य सामग्री है ना, जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये नहीं होगा कि आप जो विद्यार्थी पसंद करता है, या फिर ये भी नहीं होगा कि जो टीचर जो सोच रहा है ना कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है तो वो हो जाएगा। यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? देखिए, आपका सी और डी में आपको लग रहा होगा कि डी आंसर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में जिसे निर्धारित समय में पूरा करना है। ठीक है, पाठ्य सामग्री या फिर जो पाठ्यक्रम का ही एक पाठ है उसको हम लोग चयन कर रहे हैं जिसको एक निर्धारित समय में पूरा करना है, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे ये जो बात बोल रहा है कि जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का विभाग हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 पार्ट है, पाठ्यक्रम का एक भाग भी प्लस दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। सी इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे डे टू डे फंक्शन से रिलेटेड जो है क्या है, समस्या है और प्लस पाठ्यक्रम का भी एक भाग है। तो आपका पॉजिटिव आंसर ज़्यादा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स बहुत सारे पॉजिटिव आंसर आपको मिलेंगे, लेकिन आपको उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव होगा वो ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो चलिए फ्रेंड, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा? अब इसमें से आपको चयन करना है कि मोस्ट सूटेड कौन सा ऑप्शन है जो कि डेवलप करेगा साइंटिफिक स्किल्स इन स्टूडेंट्स, है ना। तो साइंटिफिक स्किल को डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतर कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन इज साइंस क्विज, दूसरा है फील्ड विजिट, तीसरा है साइंस ओलंपियाड्स और चौथा है परफॉर्मिंग लेबोरेटरी वर्क। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर करके बच्चे के अंदर जिज्ञासाओं को बढ़ाया जा सकता है ना। जिज्ञासा बढ़ सकती है, इससे वैज्ञानिक कौशल विकसित नहीं हो सकते हैं। क्षेत्र भ्रमण के आधार पर इससे भी नहीं हो सकता है। विज्ञान ओलंपियाड, फ्रेंड्स, ओलंपियाड के माध्यम से स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो जितने भी विषय होते हैं, साइंस, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, है ना, या फिर भाषा, या ये सभी से रिलेटेड कौशलों को सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको वैज्ञानिक कौशल उतना अधिक विकसित नहीं होगा जितना कि प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करने से होगा। यहाँ पे क्या होता है, प्रयोगशाला में जो है छात्र स्वयं जो है यंत्रों, उपकरणों और अन्य सामग्रियों की मदद से जो भी साइंस के नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनकी सत्यता की जांच करता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट, बिकॉज साइंस ओलंपियाड में ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को, आप हर एक विषय से रिलेटेड कौशल को आप सीख सकते हैं, बट यहाँ पे स्पेशल किसकी ओर जिक्र किया है? तो वैज्ञानिक कौशल के विकास की ओर। तो यहाँ पे अगर आपका आंसर, अगर आपका डी नहीं हुआ, डी नहीं देगा अगर ऑप्शन आपको, तब आपका सी हो सकता था, लेकिन चूंकि डी दे दिया तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विज्ञान में पाठचर्या योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट करिकुलम प्लानिंग इन साइंस? तो कौन सा ऑप्शन सबसे उपयुक्त है विज्ञान के पाठचर्या योजना के विषय में?
फ्रेंड्स, ऑप्शन पढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें पूर्व योजना की आवश्यकता होती है ना। बिना पूर्व योजना के हम किसी भी कार्य को जो है उद्देश्यपूर्ण ढंग से नहीं कर सकते हैं। वो कार्य मेरा क्या हो जाएगा, दिशाहीन हो जाएगा या उद्देश्यहीन हो जाएगा अगर हम किसी कार्य को बिना पूर्व योजना के करें, है ना। तो इसी प्रकार से कक्षा में भी अगर आपको सफल एवं प्रभावी शिक्षण करना है तो आपको पाठ योजना या फिर पाठचर्या योजना बनाना पड़ेगा, है ना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। तो यहाँ पे अब ऑप्शन देख लेते हैं कि विज्ञान में पाठचर्या योजना के विषय में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त होगा। पहला बोल रहा है प्रत्येक सत्र में किए जाने वाले वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए। क्या आप इसलिए पाठचर्या निर्मित करते हैं कि जितने भी साइंटिफिक टॉपिक्स है ना, जो प्रत्येक टर्म में पढ़ाए जाने वाले हैं, प्रत्येक सत्र में जो पढ़ाए जाने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, है ना, उसको आप निर्धारित कर सकें, है ना। वैज्ञानिक प्रकरणों को निर्धारित करने के लिए आप करते हैं। दूसरा बोल रहे हैं वैज्ञानिक अध्ययन को दूसरे विषय क्षेत्र के साथ जोड़े जाएं, है ना, इसलिए आप करते हैं। या फिर यह प्रत्येक सत्र के लिए प्रदत्त कार्य इकाई का विवरण देता है ना। ये इट गिव्स डिटेल्स ऑफ ईच यूनिट्स ऑफ वर्क फॉर ईच टर्म, मतलब कि ये प्रत्येक सत्र के लिए प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देता है। तो प्रत्येक कार्य इकाई का विवरण देता है, इस तरह का बात है। तो ऐसा भी नहीं होगा। नेक्स्ट है पूर्व अधिगम पर निर्मित करने के लिए प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्य की योजना बनाने के लिए की जाती है। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी। बिकॉज पाठ योजना का हम चयन करते हैं तो क्यों करते हैं, पाठ योजना हम क्यों बनाते हैं। फ्रेंड्स, पाठ योजना में क्या होता है, पहले वाले जो अधिगम जो पहले पढ़ाए गए हैं पाठ, उस पर निर्मित किया जाता है। आपको पहले पता है कि जब आप क्लास जाते हैं तो उससे पहले आप क्या करते हैं, योजना बना लेते हैं, है ना। पूर्व पाठ के आधार पर योजना बनाते हैं कि बच्चों को अगर आप, है ना, लेंस पढ़ा रहे थे, है ना, मिरर पढ़ा रहे थे, तो उसके बाद अगर आपको लेंस पढ़ाना है तो आप पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चों को पूर्व अधिगम क्या है लेंस के ऊपर या फिर मिरर के ऊपर, है ना। मिरर या फिर दर्पण के बारे में बच्चे क्या जानते हैं, ठीक है ना। तो आप इसके आधार पर क्या करते हैं, प्रत्येक पाठ के विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों की योजना बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सबसे बेहतर है। आई होप आप लोग भी एग्री होंगे ऑप्शन नंबर डी से और सभी का सही जा रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि। अब यहाँ पे कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज रिक्वायर्स दैट इट शुड। तो कॉग्निटिव वैलिडिटी सबसे पहले यहाँ पे हमें समझने योग्य बात है कि संज्ञानात्मक वैधता का मतलब होता क्या है। फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक वैधता का मतलब होता है, आप प्याजे का थ्योरी पढ़ चुके हैं, है ना। प्याजे की थ्योरी में क्या बात कहा गया है, प्याजे कहते हैं कि जैसे जैसे बालक का आयु बढ़ता है ना, बालक परिपक्व होता है, उसी प्रकार से उसकी जो संज्ञानात्मक क्षमता है वो क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होते जाता है, या कहें कि सीखने की या समझने की जो क्षमता है उनकी वो डेवलप होती चली जाती है। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक वैधता का मतलब है कि किसी भी विषय वस्तु, है ना, या फिर शिक्षण कार्यकलाप बच्चे की स्तर के अनुसार होनी चाहिए या फिर उसकी आयु के अनुसार होना चाहिए। तो संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ आपको समझ में आ गया है कि क्या होता है, मतलब ऐसी विषय वस्तु होनी चाहिए जो बालक को अच्छे से समझ में आ जाए, आसानी से बच्चा जो है समझ में आ जाए, उसको उसकी आयु और उसके स्तर के अनुरूप होगा तो बालक को अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसके समझ से बाहर नहीं होनी चाहिए, ऐसी विषय वस्तु होनी चाहिए। चलिए अब ऑप्शन पे विचार करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है आपका, उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उनके बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उसे वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु संप्रेषित करनी चाहिए। तो वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु संप्रेषित करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये विषय वस्तु वैधता की ओर संकेत कर रहा है। फ्रेंड्स, वैलिडिटी जो है ना बहुत प्रकार के हो सकते हैं, है ना। संज्ञानात्मक वैधता हो सकता है, विषय वस्तु वैधता हो सकता है, प्रक्रिया वैधता होता है, नैतिक वैधता हो सकता है, परिवेशीय वैधता, इसके अलावा ऐतिहासिक वैधता, कई प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सी ऑप्शन बोल रहा है उसे शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासाओं और सृजनात्मकता को पोषित करना चाहिए।
है ना। तो स्वाभाविक जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा प्रक्रिया वैधता के अंतर्गत लगभग आएगा ये बात। नेक्स्ट है, उसे शिक्षार्थियों को इस योग बनाना चाहिए कि वे सराहना कर सके कि समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं किस तरह से विकसित हुई है। मतलब पहले किस प्रकार से थी, है ना, धीरे धीरे विज्ञान ने किस प्रकार से तरक्की की है। तो ये कहीं ना कहीं ऐतिहासिक वैधता से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक वैधता से रिलेटेड। संज्ञानात्मक पूछेगा, आयु से आप इसको रिलेट कर देंगे, स्तर से रिलेट कर देंगे, है ना। बच्चे की जो भी आयु होगा या जो भी उसका स्तर होगा उसके अनुरूप बच्चों को पढ़ाना, ये कहलाता है संज्ञानात्मक वैधता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता है? Which one of the following does not reflect the personality attribute of a person having scientific temper? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं करता है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता नहीं प्रदर्शित करता है। तो फ्रेंड्स, वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के कौन सा व्यक्तित्व हो सकता है, उसके क्या विशेषताएं हो सकती है? तो पहले हम विशेषता की बात करेंगे, है ना। अपने आप नेगेटिव ऑप्शन अपने आप बाहर आ जाएगा। तो पहला बोल रहा है प्रमाण मांगना। तो जितने भी जो भी वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, है ना, जो भी इस तरीके का एट्रीब्यूट रखते हैं, है ना, जो कि साइंटिफिक टेम्पर के एटीट्यूड रखते हैं, तो उन व्यक्तियों, वो व्यक्ति एविडेंस, है ना, मांगते हैं। उनको एविडेंस की ज़रूरत होती है। वो किसी भी चीज़ को जो है ऐसे ही नहीं एज इट इज़ मान लेते हैं। वो हर चीज़ के लिए क्या खोजते हैं, एविडेंस खोजते हैं, प्रमाण मांगते हैं। तो ये तो होती है। पक्षपाती राय, बायस्ड ओपिनियन होता है क्या उनका? सी है तर्क संगत चिंतन और व्यापक सोच। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, पक्षपाती राय तो उनमें होता नहीं है ना। वो बायस्ड नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो किसी के पक्ष में निर्णय लेते हैं, है ना। उनको जो सही लगता है वो उस पर निर्णय लेते हैं। तो तर्क संगत चिंतन ये भी वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का विशेषता हो सकता है। और व्यापक चिंतन मतलब ओपन माइंडेड होकर के सोचते हैं, मतलब खुले दिमाग से सोचते हैं, मतलब दायरे के बाहर सोचते हैं, है ना। किसी भी एक समस्या के ऊपर जो है ना, वो उसके समस्या से बाहर जो है उसका सोचते हैं। तो इस तरीके से ओपन माइंडेड होकर के सोचना, व्यापक सोचना, अपसारी सोचना जिसको हम बोलते हैं। तो ये भी होगा आपका आंसर। कौन सा हो जाएगा? पक्षपाती राय। मतलब ऐसे लोगों की पक्षपाती राय वाली विशेषता नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर है, वैज्ञानिक विधि के लिए सामान्यतः निम्नलिखित चरणों का पालन करने की सिफारिश की जाती है। अब यहाँ पे आपको चरण दिया गया है कि वैज्ञानिक विधि के कौन कौन से चरण होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चरण जो है आपको क्रम में नहीं दिए हैं, इसको आपको क्रम में करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो वैज्ञानिक चरण की जो पहली जो चरण होता है वो क्या होता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, परिकल्पना का परीक्षण, परिकल्पना बनाना, समस्या की पहचान, आंकड़ों को एकत्र करना और निष्कर्ष निकालना। तो यहाँ पे आपको कौन सा हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं? समस्या की पहचान करते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले हम समस्या की पहचान करते हैं। समस्या पहचान लेने के बाद हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पना करते हैं, है ना। परिकल्पना करने का मतलब क्या होता है? अनुमान के आधार पर क्या करते हैं? उसको कुछ विचार करते हैं, है ना। अनुमान के आधार पर कुछ विचार करना, ये कहलाता है हमारा परिकल्पना। तो सबसे पहले समस्या की पहचान हो गई, है ना, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो गया। उसके बाद हम क्या किए? हाइपोथेसिस कर लिए, है ना, अनुमान के आधार पर कुछ विचार किए। तीसरा होगा क्या? फिर हम उस अनुमान के बेसिस पर, है ना, जो हमने विचार किया उसके बेसिस पर हम आंकड़ों को एकत्र करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे? जो भी आप परिकल्पना बताए थे, है ना, जो भी हम परिकल्पना बनाए थे उसकी परीक्षण करेंगे और लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे। तो ऐसा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी में आता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि वैज्ञानिक विधि के कौन कौन से चरण होते हैं। सबसे पहले समस्या की पहचान करना, फिर हाइपोथेसिस मतलब कुछ अपने अनुमान के आधार पर, यानी किसी तथ्य को समझने के लिए आप कुछ सोचते हैं, कुछ अनुमान लगाते हैं, है ना, कुछ विचार करते हैं, वो होगा। उसके बाद आप डेटा एकत्र करते हैं उस अनुमान के आधार पर, फिर आप परिकल्पना का परीक्षण करते हैं और लास्ट में निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये आपको 5 याद रखना है। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर विज्ञान की पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि
कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज इम्प्लाइज दैट इट शुड। तो फिर से संज्ञानात्मक वैधता वाला क्वेश्चन आएगा। हम जैसे ही संज्ञानात्मक वैधता का क्वेश्चन आएगा हम एज को खोजेंगे। एज कौन से ऑप्शन में, आप पहले ये ढूंढ लीजिए। तो उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके अलावा आप देख लीजिए, उसे सार्थक एवं वैज्ञानिकता पूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे संज्ञानात्मक से रिलेटेड नहीं है ये। उसे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग। तो शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं मतलब जहाँ पे हम ये सीखेंगे कि विज्ञान को कैसे किस प्रक्रियाओं में सीखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रक्रिया वैधता के अंतर्गत आता है, प्रोसेस वैलिडिटी के अंतर्गत आएगा। और डी नंबर ऑप्शन है कि उससे बच्चों को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखें। तो सोशल इंटरप्राइज के रूप में बच्चा देखेगा इस तरीके का। तो ऐसा कब होगा, वो कहीं ना कहीं परिवेशीय वैधता जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल वैलिडिटी, वहाँ से संबंधित है। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे सही आंसर की ओर। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। संज्ञानात्मक वैधता का मतलब यही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छी विज्ञान शिक्षा को आधारभूत वैधता को पूरा करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में छाया बनने के संप्रत्यय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वैधता सर्वाधिक औचित्य से पालन होता है। Which one of the following validities is most appropriately fulfilled by the concept of shadow formation in class 6 syllabus at upper primary level। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कौन सा वैधता जो है का पालन हो रहा है जब आप क्लास 6 के पाठ्यक्रम में छाया बनने के संप्रत्यय है ना की बात कर रही है। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे डिसाइड कर दिया है कि उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 का पाठ्यक्रम है ना, और कौन सा है, शैडो फॉर्मेशन की बात की जा रही है। तो कक्षा 6 में जब हम शैडो फॉर्मेशन जब हम बच्चों को बताएंगे तो आप कौन सी वैधता को आप पालन करेंगे जब आप ये पढ़ा रहे होंगे, प्रोसेस वैलिडिटी को, इन्वायरमेंटल वैलिडिटी को, कंटेंट वैलिडिटी को, या फिर कॉग्निटिव वैलिडिटी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, कॉग्निटिव वैलिडिटी को, है ना। शैडो फॉर्मेशन में आप इन्वायरमेंटल सामाजिक से जोड़ने का प्रयास थोड़े ना करते हैं, या फिर कंटेंट से रिलेटेड नहीं होगा, विषय वस्तु से रिलेटेड ये भी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप किसी विषय वस्तु को आप विषय वस्तु से संबंधित वैधता का क्या मतलब होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। विषय वस्तु वैधता का अर्थ होता है कि यहाँ पे आप इस बात को ध्यान में रख करके किसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं कि बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं वो वैज्ञानिक स्तर पर सही होना चाहिए, है ना। मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं वो अर्थ पूर्ण हो, है ना, अर्थहीन नहीं हो। तो आप इसका ध्यान रखते हैं। तो ये तो होगा नहीं, और परिवेशीय भी नहीं होगा, प्रक्रिया भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं आप विज्ञान को कैसे सीखा जाए, है ना, वैज्ञानिक जो भी तरीके हैं, है ना, और वैज्ञानिक ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है इसका हम लोग बात करते हैं प्रक्रिया में। तो ये तो आपको होगा नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कॉग्निटिव वैलिडिटी, संज्ञानात्मक वैधता, है ना। बिकॉज उच्च प्राथमिक स्तर है, पहले ही दे दिया है, एक स्तर के अकॉर्डिंग है, कक्षा 6 का बच्चा है तो कुछ ना कुछ आयु होगा, आप उसके आधार पर क्या कर रहे हैं, छाया बनने के संप्रत्यय को आप पढ़ा रहे हैं। तो अगर हायर क्लास के स्टूडेंट होता तो आप कुछ और भी बता सकते थे, लेकिन 6 क्लास में आप छाया बनने में क्या पढ़ते हैं कि एक लाइट होना चाहिए, है ना, एक ओपेक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन होना चाहिए। तो जैसे ही लाइट जो है पड़ती है ओपेक ऑब्जेक्ट पे, तो इस तरीके से सामने स्क्रीन पे जो है एक छाया जो डार्क शैडो बनता है, तो इस तरीके से हम लोग नॉर्मली जो है बता देते हैं। तो अब बच्चों के आयु और उसके स्तर के अकॉर्डिंग जब आप बता रहे हैं तो ये किस में आएगा, संज्ञानात्मक वैधता में आएगा। तो फ्रेंड्स आपको हो सकता है मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट में पूछिएगा, है ना। बाकी मुझे जहाँ तक लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 9 सवाल है, वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं होंगे। तो कौन सा कथन है जिससे आप सहमत नहीं होंगे वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में, है ना, साइंटिफिक नॉलेज के बारे में किस बात से, किस स्टेटमेंट से आप एग्री नहीं होते हैं। तो पहले आप एग्री होते हैं ये पहले आप खोज ले। वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है। देखते हैं, वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतः स्थापित है।
ठीक है। सोशियली एंड कल्चरली एम्बेडेड होता है। वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है, बिल्कुल सही है, ये थ्योरी से निकलता है। और वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना शक्ति सृजनात्मकता सम्मिलित होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए ये आपका सही है कि वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना शक्ति सृजनात्मकता जो है शामिल होता है। सिद्धांतों से निकला हुआ है, ठीक है। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतर स्थापित होता है, ये भी बात सही है, क्योंकि विज्ञान के सहारे ही हम लोग है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों के बीच में है ना, और समाज, इन सभी चीज़ों के बीच में जटिल संबंधों को हम लोग विज्ञान की सहायता से ही समझते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं होगा, क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत नहीं होता है। वैज्ञानिक ज्ञान ना तो निरपेक्ष होता है, मतलब निरपेक्ष कहने का मतलब इसका किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है कि बिना किसी से तुलना किए हुए मतलब किसी चीज़ को सही मान लिया जाता है। विज्ञान में कई सारे विषय होते हैं, है ना, जीव विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान होता है, इसके अलावा ज्योग्राफी को भी हम लोग विज्ञान के अंतर्गत ही रखते हैं, है ना, कलात्मक विज्ञान होता है, तो कई सारे होते हैं। और यहाँ पे एक दूसरे से क्या होता है? तुलना होता है, मतलब निरपेक्ष नहीं होता है, सापेक्ष होता है, तो ये बात गलत है। इसके अलावा बोल रहा है निश्चित होता है, मतलब फिक्स्ड होता है। क्या वैज्ञानिक ज्ञान क्या फिक्स्ड होता है? नहीं, बिल्कुल फिक्स नहीं होता है, कभी भी परिवर्तन हो सकता है उसमें, बार बार नए नए कुछ ना कुछ इसमें क्या होते रहते हैं, कंसेप्ट जो है नए नए अनुभवों के आधार पर वैज्ञानिक जो है इसमें जो है विस्तार करते जाता है। और शाश्वत होता है, तो फ्रेंड शाश्वत भी नहीं होता है कि हाँ जब मतलब हमेशा एक जैसा ही रह गया है ना, इटर्नल, बिल्कुल, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 10th सवाल है, विज्ञान के प्रकृति के संबंध में उस कथन की पहचान कीजिए जो ठीक नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा एक नेचर ऑफ साइंस नहीं है। विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों से उसका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद का विषय रहा है। देखते हैं, विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों के नए अवलोकनों, प्रयोगों और विश्लेषण के संदर्भ में सदैव संशोधनीय और अंतिम माना जाता है। सी बोल रहा है, विज्ञान में अनुमान और अटकल का भी स्थान होता है, लेकिन अंततः वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रासंगिक अवलोकनों एवं प्रयोगों द्वारा अवश्य सत्यापित कर लिया जाता है। और डी बोल रहा है, विज्ञान को तटस्थ और वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाता है और विज्ञान को स्थिर माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछ रहा है कि विज्ञान की प्रकृति के संबंध में कौन सा एक ठीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है, विज्ञान की पद्धति और अन्य क्षेत्रों से उसका सीमांकन दार्शनिक वाद विवाद विषय रहा है। ठीक बात है, वाद विवाद का विषय रहा है। यहाँ पे ये जो बात बोल रहा है थोड़ा सा मतलब डिबेटेबल रहता है, तो बिल्कुल सही बात है कि रहता है। बी बोल रहा है कि विज्ञान के अधिकतर स्थापित और सार्वभौमिक नियमों के नए अवलोकन और प्रयोग और विश्लेषण के संदर्भ में सदैव संशोधनीय और अंतिम, ठीक है ना, हमेशा संशोधनीय माना जाता है। हमेशा जो है कुछ ना कुछ नए नए अवलोकन होते रहते हैं, प्रयोग होते रहते हैं, विश्लेषण होते रहते हैं, जिससे क्या होता है, वैज्ञानिक जो नियम है या उसकी जो प्रकृति है वो क्या होती जाती है, बदलती चली जाती है। सी बोल रहा है, विज्ञान में अनुमान और अटकल का भी स्थान होता है, लेकिन अंततः वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रासंगिक अवलोकन अथवा प्रयोग द्वारा अवश्य सत्यापित कर लिया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि विज्ञान के नियमों को कभी भी अंतिम सच के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है ना फ्रेंड्स। अंततः वैज्ञानिक सिद्धांतों को प्रासंगिक अवलोकनों अथवा प्रयोगों द्वारा अवश्य सत्यापित कर लिया जाता है। तो यहाँ पे अनुमान के आधार पर विज्ञान में क्या होता है, आप कोई भी संप्रत्यय को आप सबसे पहले आप अनुमान लगाते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, है ना, अपने कोई विचार लाते हैं दिमाग में, उसके बाद उस चीज़ को क्या करते हैं, सिद्धांतों के द्वारा, है ना, उसको सत्यापित करके उसको स्वीकारते हैं। लेकिन विज्ञान के नियम को कभी भी अंतिम सच के रूप में स्वीकारा नहीं जाता है, क्योंकि नए अनुभव प्रयोग के द्वारा इसमें क्या होता रहता है, बदलाव भी आते रहता है। तो ये चीज़ आपको है, तो बिल्कुल सही है, ये भी इसका प्रकृति में आएगा। विज्ञान को तटस्थ तथा वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाता है और विज्ञान को स्थिर माना जाता है। तो ये बात जो बोल रहा है कि विज्ञान को तटस्थ और वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाता है और विज्ञान को स्थिर माना जाता है, तो फ्रेंड्स फिक्स नहीं है ना, स्थिर नहीं है आपका साइंस फिक्स नहीं है, क्योंकि हमेशा इसमें नए नए अनुभव होते रहते हैं, है ना, और इसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक शिक्षक
कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। एक फ्रिज से बर्फ के दो समान घनाभ लिए जाते हैं, उनमें से एक को चूर्णित कर दिया जाता है और एक को ऐसे छोड़ दिया जाता है। तो चूर्णित वाला जो है जल्दी पिघल जाता है बर्फ, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इस प्रश्न के द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है? अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, कि आप देख रहे होंगे कि है ना, दो बर्फ लिया गया है, एक को चूर्णित कर दिया गया है, एक को छोड़ दिया गया है ना। तो ऐसा क्यों किया गया इस प्रकार के? हमको इसका जवाब नहीं जानना है कि क्यों होता है, आपको पता होगा इसका जवाब कि क्या होता है ना। एनर्जी जो है यहाँ पे फ्लो आउट होता है ना। तो जिससे क्या होता है, अगर इफ़ मोर आइस टच द वाटर देन मोर ऑफ इट विल बी एबल टू मेल्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, एट द सेम टाइम बहुत सारे जो है, अगर आइस जो है वाटर के संपर्क में आता है तो जो है जल्दी पिघल जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो चूर्णित जो है वो ज़्यादा वाटर के संपर्क में आएगा, तो इसलिए जल्दी एनर्जी वेस्ट हो जाएगा और इसलिए जो है जल्दी वो पिघल जाएगा। तो ये बात नहीं है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन से प्रयोगात्मक कौशल का बढ़ावा मिलता है इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का, या फिर इसका कारण जो भी है, इस तरीके के द्वारा क्या कौशल बढ़ेगा। प्रयोगात्मक कौशल बढ़ता है, प्रेक्षणात्मक है ना, प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन वाला, या हाइपोथेसाइजिंग वाला है ना, परिकल्पना करना, या फिर चरों पर नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कक्षा 7 का विद्यार्थी है, ठीक है, और क्या किया जा रहा है, उससे प्रश्न पूछता है ना। कक्षा 7 के विद्यार्थियों से शिक्षक क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। तो जहाँ तक है प्रश्न पूछने की बात, तो एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रयोगशाला में वो है, ऐसा कुछ बात लिखा नहीं गया। तो प्रयोगशालात्मक, ये प्रयोगात्मक तो होगा नहीं। दूसरा बोला प्रेक्षणात्मक, तो ऑब्जर्वेशन कब होता है, जब आपको कुछ दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा, पूछा जा रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने मन में ये सोच रहे हैं कि दो बर्फ है, एक को चूर्णित कर दिया गया और एक को वैसे छोड़ दिया गया, तो है ना, चूर्णित वाला क्यों पिघल जाता है। तो इस तरीके का बच्चा जो है दिमाग में अपनी क्या कर रहा है, परिकल्पना कर रहा है ना। तो अपने अनुमान के आधार पे वो क्या कर सकता है, मतलब उसके ऊपर जो है वो सोचने का उसको क्या किया जा रहा है, कौशल को बढ़ाया जा रहा है ना। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, परिकल्पना करने का कौशल जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, कि आप जो है अपने अनुमान के आधार पे आप सोचो कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, चरों पर नियंत्रण ये नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मापदंड की अपेक्षा है कि, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रोसेस वैलिडिटी ऑन साइंस करिकुलम रिक्वायर्ड स्टैट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रिया है ना, प्रक्रियात्मक कौशल मतलब प्रोसेस वैलिडिटी। प्रोसेस वैलिडिटी का कौन सा एक मानदंड जो है वो है, सही है, ठीक ना। तो यहाँ पे प्रक्रिया वैधता से आपको क्वेश्चन है, तो प्रक्रिया वैधता आपको पता ही है कि क्या होता है। प्रक्रिया वैधता में जो है विद्यार्थी को वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीके तथा उन तक पहुँचने की प्रक्रिया है ना, जो भी वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने की या फिर उन तक पहुंचने की प्रक्रिया को इसमें सिखाया जाता है ना। और ये बच्चे जो है किस तरीके से सीखेंगे, तो उनमें जो है अगर जिज्ञासा होगा, रचनात्मकता उनमें होगा, है ना, तो बच्चे जो है सीख लेंगे, है ना, उसके तरीकों को, वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के तरीके को, या फिर है ना उन तक पहुँचने की प्रक्रियाओं को सीख लेंगे। अर्थात विज्ञान को कैसे सीखा जाए, इसमें ये सीखा जाता है ना। ये जो प्रक्रिया वैधता है, प्रक्रिया वैधता के अंतर्गत विज्ञान को कैसे सीखा जाए, विज्ञान कैसे सीखा जाए, है ना, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, इसके बारे में ये चर्चा करता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन आपका ऑथेंटिक है। विज्ञान को एक ऐसे विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशेषताएं हैं, मतलब साइंस शुड बी टाउट एज स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन विथ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बिल्कुल गलत है। विज्ञान को मूल्य से मुक्त, सामाजिक सरोकार से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, मतलब सामाजिक सरोकार से कुछ उसका प्रभाव नहीं पड़े, ऐसे विषय के रूप में उसको पढ़ाना चाहिए, विज्ञान को मूल्यों से मुक्त करके। तो आपको लग रहा होगा ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराया जाना चाहिए। लर्नर शुड बी फैमिलियराइज्ड विथ वेरियस नेचुरल प्रोसेस, मतलब उसको नेचुरल प्रोसेस से, ठीक बात है। देखते हैं, शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती है। अब यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा,
प्रक्रिया कौशल में क्या कहता है, वैज्ञानिक ज्ञान को प्राप्त करने के तरीके तथा उन तक पहुंचने की जितने भी प्रोसेस है ना, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखते हैं या सिखाते हैं बच्चों को, है ना। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट, बिकॉज यहाँ पे वैज्ञानिक सोच पैदा करने की दिशा में ले जाया जा रहा है और यही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं प्रक्रिया वैधता के अंतर्गत। नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल है आप आज के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नहीं है, कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नहीं है? अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। तो कौन सी एक क्वालिटी, कौन सा एक गुण जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पे साइंटिफिक एटीट्यूड की कौन सा एक क्वालिटी नहीं होगा, तो ओपन माइंडनेस तो साइंटिफिक एटीट्यूड का तो होता है ना, खुला मस्तिष्क, वो ओपनली सोचते हैं। क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर, अधिक सीखने की उत्सुकता, तो ये भी होता है। ऑब्जेक्टिव इन अप्रोच इन प्रॉब्लम, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, है ना, तो वस्तुनिष्ठता भी होता है ना, ये नहीं कि किसी भी एक चीज़ के ऊपर, है ना, कई सारे आंसर हो सकते हैं, उसका एक ही आंसर होता है ना, वस्तुनिष्ठता तो होता है। कठिन कार्य, हार्ड वर्क, तो साइंटिफिक एटीट्यूड का जो है ये एक क्वालिटी नहीं होता है, कठिन कार्य। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। तो ये थे आपके साइंस पेडागोजी के 13 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज़। प्रश्नों का ये सीरीज़ आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।